हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 10th की जो आपकी किताब है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उससे संबंधित मारवाड़ और बीकानेर का इतिहास जो उसमें दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मारवाड़ और बीकानेर का जो आपका राठौड़ वंश है उससे संबंधित जो भी सवाल आपके बन सकते हैं कक्षा 10 की किताब से, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 151 लाइनर्स में आपको करवाने वाला हूं जो कि आपके मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित है। लगभग क्लास 10th में जो आपकी पूरी डिटेल दी गई है उसको हम यहां पर कवर करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी डिटेल्स भी हम कवर करेंगे जो कि कक्षा 10 की किताब में यहां पर नहीं है और जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। या तो आप कक्षा 10 की किताब को पूरा पढ़िए या फिर इन वीडियोज़ को आप देखते हैं तो यहाँ से भी आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में किस किस का क्या क्या यहाँ पर मत है। तो पहला पॉइंट देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय इतिहासकारों ने कैसा माना है। तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय इतिहासकारों के द्वारा विवादास्पद मतभेदपूर्ण माना गया है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। जोधपुर राज्य की ख्यात में राठौड़ों को किस वंश से संबंधित माना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें राजा विश्वतमान के पुत्र वरहदबल से उत्पन्न इनको बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 की किताब में आपकी एज इट इज दी गई है। आगे देखिए, दयालदास ने अपनी ख्यात में राठौड़ों को किस वंश से संबंधित माना है। तो दयालदास के द्वारा सूर्यवंशी से संबंधित इनको माना गया है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में क्या मत दिया है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राठौड़ों को क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया है। तो दयालदास और आपके कर्नल टोड के द्वारा, दोनों के द्वारा सूर्यवंशी यहाँ पर बताया गया है। इतिहासकार बंदायूनी ने मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज माना है। तो बंदायूनी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का जो है वंशज इनको माना गया है। और मोस्टली जितने भी आपके इतिहासकार है उन्होंने जयचंद गढ़वाल का वंशज ही राठौड़ों को माना है। इतिहासकार होर्नले ने मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज माना है। तो होर्नले के अनुसार बंदायू के राठौड़ों का जो वंशज है इनको माना गया है। जीएच ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों का मूल स्थान किसे माना है। तो बंदायू का मानकर मूलतः कन्नौज से ही इसको जोड़ा गया है। मोनोद नैणसी, दयालदास और जोधपुर राज्य की ख्यात में राठौड़ों को किसका वंशज माना गया है। तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज इनको माना गया है। जयचंद के भाई सेतराम या बालाराव के पुत्र राव सिया का वंशज इन्हें माना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। विद्वानों की व्यापक सहमति के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों का मूल स्थान क्या था। तो मारवाड़ के राठौड़ों का मूल स्थान क्या हो जाएगा, कन्नौज यहाँ पर हो जाएगा। मारवाड़ जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो मारवाड़ या जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राव सिया को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है तो वो आंसर क्या कर देते हैं, राव जोधा कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे माना जाता है तो राव सिया को माना जाता है। आगे देखिए, राव सिया मारवाड़ के किस शासक तक ही अपना राज्य स्थापित कर पाया था। तो राव सिया जो है ये मारवाड़ के किस क्षेत्र तक ही अपना राज्य स्थापित कर पाया था। तो केवल पाली के उत्तर पश्चिम तक ही ये अपना राज्य स्थापित कर पाए थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए राव सिया की मृत्यु 1273 ईस्वी में कहां पर हुई थी। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए राव सिया की जो मृत्यु हुई थी ये कहां पर हुई थी। तो ये आपके बिट्ठू गांव पाली में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राव सिया की छतरी कहाँ स्थित है। तो ये बिट्टू पाली में आपकी स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अब आगे देखिए, राव चुंडा और राव रणमल के बारे में। राव चुंडा भी इंपॉर्टेंट है, राव रणमल भी आपके इंपॉर्टेंट है। राव चुंडा का शासनकाल मारवाड़ में कब से कब तक माना जाता है। तो 1394 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक ये माना जाता है। तो ये शासनकाल याद रखिएगा, 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक आपके राव चुंडा का शासनकाल माना जाता है। राव चुंडा को इंदा शाखा के प्रतिहारों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा के बदले दहेज में कौन सा क्षेत्र दिया था। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा के बदले दहेज में कौन सा क्षेत्र दिया गया था। तो यहाँ पर मंडोर इन्हें दहेज में मिला था। मंडोर अधिकार में लेने के बाद राव चूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो मंडोर को अधिकार में लेने के बाद राव चूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, मंडोर को यहाँ पर बनाया था। मंडोर पर अधिकार करने के बाद राव चूड़ा ने किन किन अन्य स्थानों पर अपना अधिकार किया। तो इन्होंने खाटू, डिडवाना, सांबर, नागौर और अजमेर में अपना जो राज्य है वो स्थापित किया था या इनको जीता था। आगे देखिए, राव चुंडा की पत्नी थी जिनका नाम था चांद कुवरी। चांद कुवरी ने
जोधपुर में किस प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया? तो चांदगुरी जो थी इनके द्वारा किस प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया गया? तो इनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। और एक किनकी पत्नी थी? तो राव चोंडा की ही पत्नी थी। आगे देखिए, राव रणमल अपने पिता राव चूंडा से नाराज होकर मेवाड़ क्यों चला गया? तो राव रणमल जो है ये अपने पिता राव चूंडा से नाराज हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि चूंडा ने इनकी रानी थी किशोरी मोहिल के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को शासक बना दिया था। तो छोटे पुत्र कान्हा को यहाँ पर शासक बना दिया था, इसलिए रणमल नाराज होकर कहां पर चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे। 1423 ईस्वी में किनके द्वारा राव चूंडा की धोखे से हत्या कर दी गई? तो राव चूंडा जो थे इनकी धोखे से हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो पूगल के भाटियों के द्वारा इनकी धोखे से हत्या की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है राव चूंडा की। फिर राव रणमल जो है इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1427 से लेकर 1438 तक इनका शासनकाल माना जाता है। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? तो हंसाबाई का विवाह जो है ये महाराणा लाखा के साथ हुआ था, जो कि किनकी बहन थी? तो ये राव रणमल की बहन थी। आगे देखिए, राव रणमल का मेवाड़ प्रशासन में प्रभाव किन शासकों के समय रहा? तो राव रणमल का मेवाड़ प्रशासन में प्रभाव जो है ये महाराणा लाखा, मोकल और कुंभा के प्रारंभिक काल में रहा है। राव रणमल की हत्या सन 1438 में कहां और किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ दरबार में ये दासी भारमली के सहयोग से कुंभा के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे राव जोधा जी के बारे में। तो राव जोधा जो है ये इंपॉर्टेंट है। 1438 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल रहा है। मारवाड़ में सबसे लंबा शासनकाल इनका ही माना जाता है। राव जोधा किसके पुत्र थे? तो मारवाड़ के शासक राव रणमल के पुत्र थे। राव रणमल की हत्या के बाद राव जोधा ने मेवाड़ से भागकर कहां आश्रय लिया था? तो इन्होंने बीकानेर के पास काहुनी गांव में आश्रय लिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के पास काहुनी गांव में इन्होंने आश्रय लिया था। लंबे संघर्ष के बाद राव जोधा ने मारवाड़ पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो मारवाड़ पर पूर्ण अधिकार जो है ये 1453 में किया था। कब किया था? 1453 में किया था। और मेवाड़ मारवाड़ के बीच में 1453 में आपकी आमल बामल की संधि हुई थी, जो कि आपके राव जोधा और राव कुंभा के मध्य हुई थी, राणा कुंभा के मध्य। आमल बामल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का केंद्र किसे बनाया गया था? तो सोजत पाली जो था इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का केंद्र बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आमल बामल संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो श्रृंगार देवी जो थी इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को पराजित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राव जोधा के द्वारा दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोधी, इसको पराजित किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बहलोल लोधी को पराजित करने के कारण ही दोस्तों इन्हें मारवाड़ का जो है प्रतापी शासक कहा जाता है। तो बहलोल लोधी को इन्होंने पराजित किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। किन्होंने पराजित किया था? राव जोधा ने। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में किस शहर की स्थापना की और उसे मारवाड़ की राजधानी बनाया? तो इन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और इनके द्वारा ही मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था, जो कि चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बनाया गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर बनाया था? तो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बनाया गया था। राव जोधा की पत्नी जसमादे ने जोधपुर में किस प्रसिद्ध तालाब का निर्माण करवाया? तो ये नाम याद रखना आप, जसमादे किनकी पत्नी हो जाएगी? आपकी राव जोधा जी की पत्नी हो जाएगी। तो जसमादे के द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो जसमादे के द्वारा करवाया गया था। डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो जो डॉक्टर ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो ये राव जोधा को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहलोल लोधी को परास्त किया था या पराजित किया था। ठीक है। राव जोधा के किस पुत्र ने मारवाड़ से अलग होकर बीकानेर की स्थापना की थी? तो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। राव बीका के द्वारा ही जो है ये बीकानेर की आपकी स्थापना की गई थी। राव जोधा की मृत्यु कब हुई? तो 1489 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। राव जोधा के पुत्र राव गांगा ने 1527 में खानवा के युद्ध में किसकी सहायता के लिए मालदेव को भेजा था? तो राव गांगा जो थे ये राव जोधा के पुत्र थे, और राव गांगा का पुत्र कौन था? मालदेव था। तो मालदेव को भेजा गया था आपके खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उस समय शासक कौन थे? राव गांगा थे। आगे देखिए राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव जो है इनका कार्यकाल 1532 से लेकर 1562 तक रहा है। तो ये कार्यकाल इनका याद रखिएगा, 1532 से लेकर 1562। राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम राव गांगा हो जाएगा। जन्म इनका कब हुआ? 1511 को हुआ। खानवा युद्ध में घायल महाराणा सांगा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर किसने निकाला था? तो राव मालदेव के द्वारा ही निकाला गया था। राव मालदेव का राज्याभिषेक 1532 ईस्वी में कहां हुआ था? तो 1532 में राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में हुआ था।
तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अपने राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास केवल कौन से 2 परगने थे? तो जब राज्याभिषेक हुआ था तब केवल जोधपुर था और सोजत था। तो इसे कैसे याद रखोगे? जोशों से आप याद रख सकते हो, जोधपुर और आपका सोजत। अब यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1533 ईस्वी में मालदेव ने नागौर के किस शासक को पराजित किया था? तो नागौर के दौलत खां को पराजित किया गया था 1533 में मालदेव के द्वारा। मालदेव ने जालोर के किस शासक को पराजित करके जालोर पर अधिकार किया? तो जालोर का कौन हो जाएगा? सिकंदर खां हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे? जासी से याद रखना। जालोर का कौन है? सिकंदर खां। और दौलत खां तो आपको याद रह जाएगा, नागौर का है। भादरा-जून के किस शासक को हराकर मालदेव ने वहां अधिकार किया? तो भादरा-जून में वीरा को हराया था। तो इसको कैसे याद रखोगे? भावी से याद कर सकते हो। भादरा-जून के किसको हराया? वीरा को हराया। जालोर के सिकंदर को हराया, नागौर के दौलत खां को हराया, और आपके मेड़ता के किसको पराजित किया था? तो मेड़ता के वीरमदेव को पराजित किया था। तो मालदेव ने मेड़ता के किस शासक को पराजित कर मेड़ता पर अधिकार किया? तो वीरमदेव को पराजित करके ये अधिकार किया था। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। पाहेबा साहेबा का जो युद्ध हुआ था 1541-42 में, ये किनके मध्य हुआ था? तो पाहेबा साहेबा का युद्ध मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के मध्य हुआ था। तो मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के मध्य आपके पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पाहेबा युद्ध में जीतने के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो जब पाहेबा साहेबा युद्ध में मालदेव जीत गया था तो बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया गया था? तो अपने वीर सेनापति कुंपा को यहां पर बनाया गया था। ठीक है। मालदेव ने अपने सीमा सुरक्षा के लिए किन दुर्गों का निर्माण करवाया? तो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए इन्होंने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग, रियाण, पिपाड़ के दुर्गों का निर्माण करवाया। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये राव मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में ये लड़ा गया था। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध में किस छल कपट का प्रयोग किया? तो इन्होंने क्या किया? उसने सेनापति जो जयंता कुंपा के शिविर में जाली पत्र डलवाकर मालदेव में अविश्वास पैदा किया। तो इन्होंने यहाँ पर छल कपट किया था। मालदेव के मैदान छोड़ने के बाद गिरी सुमेल युद्ध में राजपूत सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजपूत सेना का नेतृत्व गिरी सुमेल के युद्ध में वीर सेनापति जैता और कुंपा के द्वारा ही किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ स्पीड में करवा रहा हूँ। स्पीड में करवाने का रीजन क्या है? क्योंकि 151 लाइनर्स है और मेरे को कम टाइम में आपको करवाने हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना हो और आप देख भी पाओ। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो शेरशाह सूरी है इसके दरबार में ही था आपका मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा आपकी एक किताब लिखी गई थी, कौन सी? पद्मावत। तो पद्मावत जो है ये आपकी कब लिखी गई थी? तो ये आपकी 1540 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ये किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में था। हो सकता है फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में था, तो आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी की सहायता के लिए युद्ध के बीच में कौन सी अतिरिक्त सेना पहुंची जिससे वो जीत सका? तो जो शेरशाह सूरी है ये गिरी सुमेल का युद्ध हारने वाला था, लेकिन जलाल खां जलवानी की सेना यहाँ पर पहुंच गई थी, इस वजह से ये जीत पाया। तो जलाल खां जलवानी ये आपको याद रखना है, इसकी सेना यहाँ पहुंचने के कारण ये जीत पाया था। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन आपका शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मालदेव ने भागकर कहां शरण ली? तो मालदेव ने आपके सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। कहां पर ली? सिवाना दुर्ग में। शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग का प्रशासक फिर किसे बना दिया? तो खवास खां जो था इसको जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खवास खां जो था इसको यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार किया 1546 में। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में, तो मालदेव ने फिर पुनः अधिकार कर लिया। मालदेव की पत्नी का नाम था उमादेव, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर की किस शासक की पुत्री थी? तो ये राव लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है, लूणकरण भाटी की ये पुत्री थी। उमादेव रूठी रानी ने मालदेव से रूठने के बाद अपना जीवन कहाँ बिताया? तो इन्होंने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन बिताया था। कहां पर बिताया था? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। फारसी इतिहासकार फरिश्ता और बंदायूनी ने राव मालदेव को क्या कहकर पुकारा है? तो इन्होंने हसमत वाला शासक कहकर यहां पर पुकारा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहकर पुकारा है? हसमत वाला शासक, वैभवशाली शासक। किसे कहा गया है? ये आपके मालदेव को कहा गया है। इतिहासकारों ने मालदेव को कौन सी उपाधि से नवाजा है? तो हिंदू बादशाह की उपाधि से इन्हें नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े और कितने परगनों पर अधिकार किया? तो 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने इन्होंने जीते थे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 52 युद्ध लड़के 58 परगने इन्होंने हासिल किए थे। मारवाड़ के प्रतापी शासक
राव महालदेव की मृत्यु कब हुई? तो 7 नवंबर 1562 को इनकी मृत्यु हुई। तो 1532 से लेके 1562 का इनका शासनकाल रहा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे राव चंद्रसेन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1562 से लेके आपका 1581 तक रहा है। ये आपके महाराणा प्रताप के समकालीन रहे हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को कहाँ हुआ और उनकी माता का क्या नाम था? तो इनका जन्म तो मारवाड़ में हुआ, लेकिन इनकी माता का नाम क्या था? तो झाली रानी स्वरूपदेव इनका नाम था। तो ये नाम याद रखना, स्वरूपदेव इनका नाम हो जाएगा माता का। तो चंद्रसेन जो थे इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? स्वरूपदेव हो जाएगा। राव चंद्रसेन के किन 2 बड़े भाइयों ने गद्दी न मिलने पर विद्रोह कर अकबर की शरण ली? तो राम और उदय सिंह किन के भाई थे? चंद्रसेन के भाई थे। तो ये दोनों जो है इन्होंने अकबर की शरण ले ली थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गद्दी न मिलने के कारण। चंद्रसेन के भाई राम ने 1574 में कहां से आक्रमण किया जिसे चंद्रसेन ने विफल किया? तो ये फलोदी से आक्रमण किया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया? तो 1564 में जोधपुर पर अधिकार किया था, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो ये सवाल जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखना, हुसैन कुली खां। और ये कब किया था? तो 1564 में किया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुसैन कुली खां के आक्रमण के बाद राव चंद्रसेन ने जोधपुर छोड़कर कहां शरण ली? तो राव चंद्रसेन ने जोधपुर छोड़कर भादरा-जून में शरण ली। कहां पर ली थी? भादरा-जून में। अकबर ने राजपुताना के शासकों को अधीनता में लाने के लिए 1570 ईस्वी में कौन सा दरबार लगाया था? 1570 ईस्वी में यहाँ पर कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। और नागौर दरबार में चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन ये अपने भाइयों को देख के वापिस लौट आए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसी समय अकबर के द्वारा यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो नागौर में ही आपके शुक्र तालाब बना हुआ है, इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। आगे देखिए, राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित होकर भी बिना अकबर से मिले ही वापस लौट आए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राम और उदय सिंह को देखकर अकबर का पक्षपातपूर्ण रवैया देखकर ये वापस लौट आए। भादरा-जून पर मुगल अधिकार के बाद चंद्रसेन कहाँ चले गए? तो ये सिवाना में चले गए। तो पहले भादरा-जून फिर सिवाना। अकबर ने राव चंद्रसेन का दमन करने के लिए 1572-73 में जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो जोधपुर का प्रशासक 1572-73 में बीकानेर के आपके राय सिंह को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया? बीकानेर के राय सिंह को। अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध 1576 में सिवाना पर किसे आक्रमण के लिए भेजा था? तो शाहबाज खां को आक्रमण के लिए भेजा था 1576 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सिवाना से निकलकर राव चंद्रसेन ने किन स्थानों पर शरण ली थी? तो सिवाना से निकलकर राव चंद्रसेन ने पीपलूद और फिर कानुजा के पहाड़ों में शरण ली थी, ठीक है। तो पहले भादरा-जून, फिर आपका सिवाना, फिर पीपलूद, कानुजा के पहाड़ों में इन्होंने शरण ली थी। तो पीपलूद और कानुजा भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए। राव चंद्रसेन के संघर्ष में उनके किन सहयोगियों ने उनका साथ दिया? तो राव चंद्रसेन के संघर्ष में सुखराज, सुरा और देवीदास, ये इनके सहयोगी थे, इन्होंने साथ दिया था। तो नाम याद रखना, सुखराज, सुरा और देवीदास। दो तो आपके सू से हो जाएंगे, सुखराज और सुरा, और एक आपका है देवीदास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को कहां पर हुई थी? सारण के पहाड़ों में किस स्थान पर हुई थी? तो सारण के पहाड़ों में कहां पर हुई थी? सिचियाप नामक स्थान पर हुई थी। सिचियाप या सिचियाएं इसे बोला जाता है, तो यहां पर हुई थी। राव चंद्रसेन की समाधि भी कहां पर बनी हुई है? तो सिचियाएं नामक स्थान पर ही ये बनी हुई है, सारण के पहाड़ों में। 11 जनवरी 1581 को दोस्तों इनका क्या हुआ था? यहां पर मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, इतिहासकारों ने राव चंद्रसेन को किन उपनामों से पुकारा है? तो मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहा जाता है। किस शासक को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने भी मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो ये किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अब आगे देखिए, मोटा राजा उदय सिंह और जसवंत सिंह के बारे में। तो इनका भाई जो था उदय सिंह, वो बाद में राजा बनता है। तो 1581 से लेकर 1583 तक तो जो है मारवाड़ का कोई भी शासक नहीं रहा था, तो इसे खालसा कहा जाता है, क्योंकि खालसा जो है वो खाली को कहा जाता है। इस समय कोई यहाँ पर शासक नहीं रहा था। तो 1581 से 1583 तक मारवाड़ में खालसा रहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 1583 में अकबर के कहने पर शासक कौन बना यहाँ पर? तो ये यहाँ पर उदय सिंह बना था, और इनका शासनकाल 1583 से लेकर 1595 तक रहा है, मोटा राजा उदय सिंह का। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर के द्वारा ही दी गई थी। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर की गद्दी कब सौंपी थी? तो 1583 में जोधपुर की गद्दी सौंपी थी, और 1595 तक ये शासक रहे हैं। मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए?
तो वैवाहिक संबंध पहली बार किसने स्थापित किए थे मारवाड़ के? मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने सन 1587 में अपनी किस पुत्री का विवाह मुगल शहजादे सलीम यानी जहांगीर से किया था? तो जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ था जोधाबाई। तो जोधाबाई का विवाह हुआ था जहांगीर या सलीम के साथ। कब हुआ था? 1587 में हुआ था। इन्हें मानीबाई या जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है। तो जगत गुसाई की तो इन्हें उपाधि दी जाती है, मानीबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोधाबाई यानी जगत गुसाई और जहांगीर से किस मुगल शहजादे का जन्म हुआ? फिर यहां से शाहजहां का जन्म हुआ। ठीक है, किसका जन्म हुआ? शाहजहां का जन्म हुआ था। इसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है, और जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना के किस सामंत के विद्रोह का दमन किया था? तो सिवाना के आपके कल्याण दास के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। ये किसके सामंत है? सिवाना के सामंत है कल्याण दास। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु 1595 में कहां पर हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। तो मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? लाहौर में हुई। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म दिसंबर 1626 में कहां हुआ था? तो बुरहानपुर में आपके जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कहां पर हुआ? बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो महाराजा गज सिंह था। तो जसवंत सिंह के जो पिता थे, इनका नाम क्या हो जाएगा? महाराजा गज सिंह यहां पर हो जाएगा। आगे देखिए, गज सिंह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने जसवंत सिंह को आगरा बुलाकर कौन सी उपाधि दी थी? तो जसवंत सिंह को आगरा बुलाकर कौन सी उपाधि दी थी? तो यहां पर महाराजा की उपाधि दी गई थी। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो धर्मत का युद्ध जो है ये दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। उस समय जो है जसवंत सिंह जो है ये दारा सिकोह का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने फिर औरंगजेब का साथ दिया। लेकिन पहले इन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया था, और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध, अप्रैल 1658 में। तो याद रखिएगा, धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था। दारा सिकोह के मध्य और आपके औरंगजेब के मध्य हुआ था। आगे देखिए, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की हार का मुख्य कारण क्या था? तो जसवंत सिंह की हार का मुख्य कारण क्या था? मुगल सेनापति कासिम खां का विश्वासघात। तो किसका विश्वासघात हो जाएगा? कासिम खां का विश्वासघात। धर्मत युद्ध में हार के बाद जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो किस रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे? तो उदयपुर की रानी थी जसवंत दे, उन्होंने जो है किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। महामाया के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद करते हुए क्या कहा था? कि राजपूत या तो जीत कर आते हैं या मर कर आते हैं। 1659 में खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसके शिविर को लूट लिया था? तो 1659 में किसके शिविर को लूट लिया था? तो मुगल शहजादे शुजा के शिविर को यहां पर लूट लिया था खजुआ के युद्ध में। ठीक है, तो खजुआ का युद्ध कब हुआ? 1659 में। जसवंत सिंह ने मुगल शहजादे शुजा के शिविर को लूट लिया था। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच समझौता किस राजपूत शासक की मध्यस्थता से हुआ? तो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से हुआ था। तो आमेर के कौन थे भैया? मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ था। और आपके शिवाजी के साथ जो समझौता करवाया था, चंपानेर की संधि, वो भी किसने करवाया था? आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां कहां का सूबेदार नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? तो जसवंत सिंह को गुजरात का, दक्षिण का और आपके काबुल का। ठीक है, तो गुजरात, दक्कन और काबुल का जो है, इन्हें यहां पर गवर्नर नियुक्त किया था जसवंत सिंह को। तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात, काबुल और आपका दक्षिण या दक्कन। महाराणा जसवंत सिंह जो थे, महाराजा जसवंत सिंह, इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1678 को कहां पर हुई? तो जमरूद, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म तो इनका कहां पर हुआ था? बुरहानपुर में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर हुई? जमरूद, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। यह बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 नवंबर 1678 को। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? औरंगजेब के द्वारा कहा गया था कि आज कुफ्र या धर्म विरोध का दरवाजा जो है ये टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ आनंद विलास, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। तो नाम याद रखिएगा, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? तो मोनोद नैन्सी जो थे, ये किसके दरबारी विद्वान थे? ये जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांकीदास जी किसके दरबारी विद्वान थे? तो वो मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा है? तो राजपुताने का अब्बुल फजल मोनोद नैन्सी को कहा गया है। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। मोनोद नैन्सी ने किन दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? तो मोनोद नैन्सी के द्वारा नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत,
इन दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई थी। नैणसी के ग्रंथ मारवाड़ा प्रगनारी विगत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर भी इसे कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मोनोद नैणसी का अंत कैसे हुआ? तो अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बीकानेर का राठौड़ वंश, इसमें हम राव बीका राव लूणकरण के बारे में देखेंगे। बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना 1465 में किसने की थी? तो देखो ये अलग अलग समय पीरियड मिलता है। तो राव बीका के द्वारा की गई थी। राव जोधा के ये 5वें पुत्र थे और ये कब की गई थी? आखा तीज के दिन की गई थी। राव बीका ने अपने पिता की आज्ञा से किस प्रदेश को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया था? तो जांगल प्रदेश को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया था। राव बीका को जांगल प्रदेश जीतने में किस लोक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था? तो करणी माता का आशीर्वाद इनको प्राप्त था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राव बीका ने अपनी प्रारंभिक राजधानी और भैरोजी का मंदिर कहाँ बनवाया था? तो ये कोडमद्देश्वर जो थे यहाँ पर बनवाया था। कहाँ पर बनाया था? कोडमद्देश्वर। तो प्रारंभिक राजधानी कोडमद्देश्वर थी और भैरोजी का मंदिर भी यहीं बनवाया था। बीकानेर शहर की विधिवत स्थापना कब की गई? तो विधिवत स्थापना 1488 में हुई थी आपकी। 1488 नेवासी यहाँ पर माना जाता है और ये आखा तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राव बीका ने बीकानेर के मूल मंदिर में किस लोक देवी की मूर्ति स्थापित की थी? तो करणी माता देशनोक बीकानेर में यह मूर्ति स्थापित की गई थी। राव बीका की मृत्यु कब हुई? तो 1504 में राव बीका की मृत्यु हो गई थी। राव लूणकरण का जो शासनकाल है 1505 से लेकर 1526 है, ने ददरेवा के किन शासकों को पराजित किया? तो ददरेवा के चौहानों को इन्होंने पराजित किया था राव लूणकरण ने। 1505 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा है। फतेहपुर के किन मुस्लिम शासकों को लूणकरण ने हराया था? तो फतेहपुर के कौन से मुस्लिम शासक थे जिनको लूणकरण ने हराया था? तो कायम खानियों को इन्होंने हराया था। फतेहपुर के जो कायम खानी मुस्लिम शासक थे उनको हराया था लूणकरण ने। 1526 में डोसी यानी नारनौल के युद्ध में राव लूणकरण किसके हाथों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था? तो लूणकरण जो है ये 1526 में डोसी नारनौल के युद्ध में, तो ये याद रखना कौन से युद्ध में? डोसी या नारनौल के युद्ध में नवाब अबी मीरा के हाथों लड़ते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो नवाब अबी मीरा से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या नाम है? अबी मीरा। जयसोम रचित ग्रंथ करमचंद वशोत कीर्तनम काव्यम में राव लूणकरण की तुलना किससे की गई है? तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। करमचंद वंशोंत कीर्तनकम काव्यम जो है ये जयसोम के द्वारा रचित है, ठीक है। इसमें जो राव लूणकरण है, कौन है? लूणकरण, जिनके नाम में भी करण है, तो इनकी तुलना जो है ये दानवीर करण से की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिट्टू सूजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में लूणकरण को क्या कहा गया है? तो बिट्टू सूजा का जो ग्रंथ है राव जयसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसमें कहा गया है? राव जयसिरो छंद में कहा गया है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करमचंद वशोत कीर्तन काव्यम में दानवीर कर्ण से इसकी तुलना की गई है। बीकानेर के लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो लूणकरणसर झील बीकानेर में, इसका निर्माण राव लूणकरण के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखिए, राव जयसी और राव कल्याणमल। राव जयसी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1541 तक रहा। फिर आपके ये पाइबा साहिबा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे मालदेव से। 1534 में मुगल शासक बाबर के किस पुत्र ने भटनेर पर आक्रमण किया था? तो कामरान ने आक्रमण किया था, और कामरान को पराजित किसने किया था आपके? तो ये राव जयसी के द्वारा किया गया था 1534 में। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इसे राती घाटी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राती घाटी के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राती घाटी का युद्ध जो है ये बाबर के पुत्र कामरान और राव जयसी के मध्य हुआ था, और यहाँ पर विजेता कौन थे? राव जयसी थे, ठीक है। आगे देखिए, कामरान के भटनेर आक्रमण को किस बीकानेर शासक ने विफल किया था? तो राव जयसी ने विफल किया था। राव जयसी द्वारा कामरान को हराने का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई राव जयसिरो छंद में देखने को मिलता है। 1541-42 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में राव जयसी किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये मारवाड़ के राव मालदेव के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राव कल्याणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा? फिर आपके कल्याणमल का शासनकाल शुरू होता है 1541 से लेकर 1574 तक आपके राव कल्याणमल का शासनकाल शुरू होता है, 41 से 74। 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में राव कल्याणमल ने किसकी सहायता की थी? तो गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था तो ये क्या है, राव कल्याणमल जो है ये सहायता लेने पहुंच गया था किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। तो इसने शेरशाह सूरी की सहायता की थी मालदेव के खिलाफ। और एक वीरमदेव था, वो भी शेरशाह सूरी के पास पहुंच गया था। बीकानेर का प्रथम शासक कौन था?
जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? राव कल्याणमल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इंपॉर्टेंट है। राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में कहाँ मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो नागौर दरबार में। नागौर दरबार में राव कल्याणमल के साथ उनके कौन से दो पुत्र उपस्थित थे? तो एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज उपस्थित थे। कौन कौन उपस्थित है भैया? राय सिंह और पृथ्वीराज यहाँ पर उपस्थित थे। और राव कल्याणमल की मृत्यु कब हुई? तो 1574 में हुई। राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज ने डिंगल भाषा में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज राठौड़, ये किनके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। इन्होंने डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी है। क्या लिखी है? डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। आगे देखिए राव राय सिंह और महाराजा कर्ण सिंह के बारे में। तो राय सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए। इनका शासनकाल 1574 से लेकर 1612 तक रहा, तो ये बात ध्यान रखनी है। 1572 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जोधपुर का प्रशासक इन्हें 1572 में बना दिया था, लेकिन राजा ये कब बने थे? 1574 में बने थे बीकानेर के। अकबर ने किन विद्रोहों को दबाने के लिए राय सिंह को भेजा था? तो इब्राहिम हुसैन मिर्जा और बलूचियों के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? राय सिंह को भेजा गया था। तो इब्राहिम हुसैन मिर्जा और बलूचियों के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? राय सिंह को। मुगल सम्राट अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से खुश होकर कितने परगनों की जागीर दी थी? तो ये 51 परगनों की जागीर जो है ये प्रदान की गई थी। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये राव राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण 1589 से 1594 के मध्य हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन एग्जाम में 1589 को सही माना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह के किस मंत्री की देखरेख में हुआ था? तो ये करमचंद की देखरेख में हुआ था। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करमचंद की देखरेख में यहाँ पर हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर राय सिंह ने किन दो महान राजपूत वीरों की मूर्तियां लगवाई है? तो चित्तौड़गढ़ के जो वीर थे जयमल और फत्ता, इनकी मूर्तियां यहाँ पर लगवाई है। तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहाँ पर लगवाई है? जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर लगवाई है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा। जयमल और फत्ता। राव राय सिंह स्वयं एक साहित्यकार थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है? तो राय सिंह के द्वारा राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ये इनके द्वारा रचित है। जयमल फत्ता कौन थे? तो आपको पता ही होगा, जब अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था 1567-68 में, तो इन्होंने यहाँ पर वीरता दिखाई थी। राव राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ पर कौन सी टीका लिखी है? तो राव राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर जो ग्रंथ है इस पर बाल बोधनी नामक टीका लिखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ पर एक टीका लिखी राय सिंह ने बाल बोधिनी नाम से। मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को उनकी दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि दी है? तो राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह को कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राव राय सिंह की मृत्यु 1612 में कहां पर हुई थी? तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर मृत्यु हुई भैया? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और जसवंत जो थे, जसवंत सिंह थे आपके मारवाड़ के, उनका तो जन्म ही कहां पर हुआ था? उनका जन्म बुरहानपुर में हुआ था। महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो कर्ण सिंह का जो शासनकाल है यह आपका 1631 से 1669 माना जाता है। मतिरे की जो राड़ हुई थी का प्रसिद्ध युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। और मतिरे की जो राड़ हुई थी ये कब हुई थी? 1644 में हुई थी। इंपॉर्टेंट जानकारी है। बीकानेर के कर्ण सिंह थे, नागौर के अमर सिंह राठौड़ थे। मतिरे की राड़ का युद्ध मुख्य रूप से किस गांव की सीमा को लेकर हुआ था? तो ये सिलवा गांव की सीमा को लेकर युद्ध हुआ था। आगे देखिए, महाराणा कर्ण सिंह ने किस मुगल सम्राट के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कर्ण सिंह ने। यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। आगे देखिए, जांगल प्रदेश का शासक होने के कारण राजपूत शासकों ने महाराजा कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये कर्ण सिंह को दी जाती है। तो ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जांगलधर बादशाह की उपाधि भी कर्ण सिंह को दी जाती है। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल ने किन ग्रंथों की रचना की? तो गंगाधर मैथिल जो थे ये किन के दरबारी कवि थे? ये याद रखिएगा। तो ये आपके कर्ण सिंह के दरबारी हो जाएंगे। ठीक है। गंगाधर मैथिल। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखी है। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखी है। बीकानेर के एक आपके दयालदास हुए हैं। तो ये दयालदास किनके दरबार में थे? तो दयालदास जो थे ये आपके रतन सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बीकानेर के शासक थे आपके रतन सिंह, इनके दरबार में थे। जबकि गंगाधर मैथिल किनके दरबार में हो जाएंगे? कर्ण सिंह के दरबार में हो जाएंगे। ठीक है। और एक आपके भावभट्ट हुए हैं, वो किसके दरबार में थे? तो वो अनूप सिंह के दरबार में थे। लेकिन हम वही जानकारी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपको जो कि क्लास 10th की किताब में दी गई है। महाराजा कर्ण सिंह के स्वयं के रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो साहित्य कल्पद्रुम उसका नाम हो जाएगा, जो कि कर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है।
महाराजा कर्ण सिंह के दरबारियों में कौन सा अन्य ग्रंथ लिखा गया था? तो कर्णावतंस और कर्ण संतोष जो है ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमने देखी है। गंगाधर मैथिल के नाम ये याद रखना, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 151 लाइनर्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।